हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 15वां है। यहाँ पर हम लोग संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर देश की आज़ादी की उद्घोषणा से पहले ही संविधान सभा का गठन हो चुका था, जिसमें करीब 300 कैंडिडेट शामिल थे। इन 300 कैंडिडेट में 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके हाथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अर्थात जिनके हाथ में संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां रखी गई थी। इन 6 कैंडिडेट में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 3 लोग एक तरफ थे। इनको कांग्रेसी त्रिगुट बोला जाता था। इसके अलावा चौथे नंबर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर आते थे, 5वें पर KM मुंशी और 6वें नंबर पर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आते थे। इन 300 कैंडिडेट में यहाँ पर लगभग 80% कैंडिडेट जो थे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करने के बावजूद भी ये सब किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं थे। उसका रीजन ये था कि ये सभी कैंडिडेट जो थे विविध पृष्ठभूमियों से बिलोंग करते थे और इन सब की विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं थीं। ये सब संविधान को लेकर अपनी अलग अलग अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लगाए बैठे थे। तो जब भी कोई मुद्दा आता था, जब भी कोई प्रावधान आता था, तो ये अपनी आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग, अपनी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग उस पर अपना मंतव्य व्यक्त करते थे। तो कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसे प्रावधान आए जहाँ पर टकराव की स्थिति बनी, लेकिन फिर भी उसका निष्कर्ष निकाल लिया गया, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया। तो आज के पार्ट 2 में हम वही कहानी जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर कैसे कैसे टकराव की स्थिति बनी है, कैसे कैसे एकदम से संविधान सभा का माहौल गर्म हो गया है, लेकिन बाद में विचार विमर्श करके उस चीज का सॉल्यूशन निकाला गया है। तो वही सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अधिकारों का निर्धारण, अर्थात अधिकारों का निर्धारण कैसे होगा, नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएंगे, क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होंगे, वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा, ये सारे प्रश्न उभरे। और इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने वाले थे। यानी ये सब जो प्रश्न उभरे हैं, इनके जवाब तो आसान नहीं है, और जवाब निकलेंगे भी तो विचारों में टकराव से और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही निकलेंगे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं का पूरा सम्मान करना है। यानी नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1940 को जो इन्होंने उद्घाटन भाषण दिया है, उसमें यानी साफ साफ बोल दिया है कि हमें किसका ध्यान रखना है, जनता की इच्छा का। जनता क्या चाहती है उसी के अनुरूप हमें संविधान तैयार करना है। अब देखिए, यहां पर जब यह संविधान सभा काम कर रही थी, उसी समय एक मुद्दा और उठा, और वो मुद्दा था पृथक निर्वाचिका की समस्या का। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के B पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक क्या सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। यानी इन्होंने अल्पसंख्यकों के हित में पृथक निर्वाचिका का मुद्दा उठाया। इनका मानना यह था कि आजाद भारत में भी पृथक निर्वाचिका रखी जाए ताकि अल्पसंख्यक लोगों को उनका अधिकार मिल सके। राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। तो इन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों में पृथक निर्वाचिका बनाए रखने का प्रावधान करने की वकालत की है। तो आगे इसका क्या रहा है, देखिए, बहादुर को ये लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि उनके लिए पृथक निर्वाचिका रखी जाए। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए, क्योंकि देश के विभाजन की वजह ही पृथक निर्वाचिका थी और ये प्रावधान फिर से रखवाना चाह रहे हैं। इस बात को लेकर कोई भी एग्री नहीं करेगा। ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। RB धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला दिया। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब यह, पृथक निर्वाचिका के माध्यम से अंग्रेजों ने अपने हितों को साधा था और अब अंग्रेज जाने वाले हैं, तो आप ये फिर से डिमांड उठा रहे हो, तो ये डिमांड जो है निहायत गलत है। इस तरह की डिमांड करना आप छोड़ दो। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। सरदार पटेल ने यहाँ पर साफ कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से बढ़ा दिया था और इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी।
पृथक निर्वाचिका की वजह से ही हमारे देश में जो लोगों के मन हैं उनमें विभेद बहुत ज़्यादा गहरे होते गए हैं और इतने ज़्यादा गहरे हो गए हैं कि देश का विभाजन करना पड़ा है। और एक बार को फिर से वही स्थिति रखी जा रही है, पृथक निर्वाचिका रख के पृथक निर्वाचिका वही रख देंगे तो आने वाले कुछ सालों में जो पृथक निर्वाचक क्षेत्र होंगे वहाँ के कैंडिडेट डिमांड करेंगे कि हमारे क्षेत्र को स्वतंत्र कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। तो ऐसे करके फिर से विभाजन करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आज़ाद भारत में कोई भी प्रावधान ऐसा ना रखा जाए जिससे पृथक निर्वाचिका का फेवर होता हो। तो इन लोगों ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया है। पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। इन्होंने साफ साफ कह दिया, क्योंकि पृथक निर्वाचिका अगर रख देंगे तो अल्पसंख्यक जो है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसके साथ तादाद में नहीं बिठा पाएंगे। उन्हें यही लगेगा कि हम अलग लोग हैं और अलग होने की वजह से हम बहुसंख्यक समाज से नहीं मिल पाएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने भी खारिज कर दिया है। इनका कहना है कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। ऐसा इनका जो है गोविंद बल्लभ जी का भी मानना है। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। मगर राजनीतिक रूप से भी सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे देश में, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति या किसी समुदाय से आते हैं या धर्म से आते हैं, उन सबको इस तरह से काम करना है कि देश का जो संविधान है वो आगे बढ़ सके। इसी में बोला गया है कि मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था। सामान्य सदस्यों से अभिप्राय यह है एक कॉमन नागरिक की तरह काम करना है, ना कि अपने हितों को आगे करना है, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। तो ये बात इन्होंने बोली है। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भय सिर उठाने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होंगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र और शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक ऐसी मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं जो कि पृथक निर्वाचिका का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती हैं। बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही भी है। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। तो यहाँ तक आपने पृथक निर्वाचिका की डिमांड को देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पृथक निर्वाचिका की डिमांड को उठाया है उनका नाम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ताकि कहीं हमें लिखना पड़े तो हम बता सकेंगे कि पृथक निर्वाचिका की डिमांड किसने उठाई थी। तो यहाँ पर आप लोग 11वां पॉइंट यहाँ नोट डाउन कर लेना। इसमें लिख लेना आप 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। आपको यहां से हिंट मिल जाएगी कि बी पोकर ने पृथक निर्वाचिका की वकालत की थी। इसके बाद आपका है, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा, तो इन्होंने आह्वान किया है कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। इनका मानना यह है कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, समाज में जो ऊंच नीच व्याप्त है, उसके लिए आर्थिक रूप से अल्पसंख्यकों की पहचान की जाए, ताकि ऐसे समूह जो समाज में हाशिए पर रहे हैं वो भी केंद्रीय धारा में लाई जा सकें। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। इन्होंने कहा है कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है
कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, और ये बात सही भी थी। रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। देखिए, इन्होंने यहाँ पर ये रियलाइज करवाया है कि वास्तव में जो संविधान सभा में बैठे लोग हैं वो उच्च वर्ग के लोग हैं, जबकि निम्न तबके के लोगों की जो समस्याएं हैं वो उच्च वर्ग के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात की उन्होंने ध्यान केंद्रित करवाया है। हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का, और इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं है। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने ये प्रभावशाली भाषण भी दिया है। तो देखिए, हम लोग 12वें पॉइंट के रूप में इनके जो विचार हैं एनजी रंगा के, वो नोट डाउन कर लेंगे। तो 12वां पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। इसी में सब पॉइंट, रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। ये 12वें का सब पॉइंट है। इसके अलावा रंगा ने न केवल गरीब दलितों को गिनाया है, दबे कुचले लोगों को गिनाया है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने आदिवासियों के को भी ऐसे ही समूहों में गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैरमूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिनके बीच में जब जब विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जनजातियां जो हैं वो सबसे प्राचीन हैं, मूल निवासी हैं वो यहाँ के, और बाहर से आने वाले लोगों ने उनको प्रताड़ित किया है, उनका उत्पीड़न किया है, उनका शोषण भी किया है। इसके बावजूद भी उन लोगों को अगर केंद्रीय धारा में नहीं लाया जा सका, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकी, तो ऐसा संविधान बनाना व्यर्थ था। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूं कि अब एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। इन्होंने सिंह ने फिर से कहा है, सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। इन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें उनके जंगलों और चरागाहों से वंचित कर दिया गया, उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। तो ये बात इसमें कोई दोहराए नहीं है। अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए जंगलों पर कानून थोपे हैं, और जंगलों पर कानून थोपने की वजह से आदिवासियों को जंगलों को छोड़ना पड़ा है, और उनकी आजीविका, उनका आवास उनसे छिन गया। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचन के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। तो यहां पर अब आप लोग, हमने 11-12 पॉइंट लिए हैं। 13वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे यहां पर, इसमें आप लिखेंगे, जयपाल सिंह ने विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था पर वकालत की। अब देखिए, यहां पर आदिवासियों की बात हो गई है। इसके बाद बात आती है दबे कुचले लोगों की,
यानी जिसको दलित या दमित बोला गया है, संविधान में दमित जातियों, डिस्प्रेस्ड कास्टिस के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी और इसका जवाब महात्मा गांधी ने यह कहकर खारिज कर दिया था या ये कहकर इसका विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। हालांकि ये बात जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समझ में भी आ गई थी कि वास्तव में इनका समायोजन जो है, अगर हम पृथक निर्वाचिका की डिमांड कर लेते हैं तो जो दलित या दमित जातियां हैं वो कभी भी मूल धारा में समायोजित नहीं हो पाएंगी। तो डॉक्टर अंबेडकर भी इस मांग पर पीछे हट गए थे। दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों यानी अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता है। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानूनों और नैतिक मूल्यों मान्यताओं का हाथ है, इनका ये मानना था और ये बात सही भी है। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा था, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी में उनका हिस्सा जो है लगभग 20 से 25% है। सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के.जे. खांडेलकर ने कहा था, हमें हजारों सालों तक दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह इन सब ने काम करना बंद कर दिया। यानी हमारा दिमाग जो है, हमारी देह है, ये काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है। तो ये सब लोग जो है दमित लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। बंटवारे के हिस्सों के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी, क्योंकि जो बंटवारा है, बंटवारे में जो हिंसा पनपी है, उन सब से ये क्लियर हो गया था कि पृथक निर्वाचिका जो है देश के लिए नुकसानदेह है। अगर हम पृथक निर्वाचिका रखते हैं, चाहे किसी भी समूह के लिए रखें, तो एक समय के बाद वो समूह दूसरे समूह का विरोधी बन जाएगा और ऐसे में देश में एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। इस बात पर सहमति, जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं दलित जातियों से आने वाले, वो सब इस बात को लेकर सहमत हुए हैं कि ये प्रावधान करने से हम लोग एग्री हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ चीजें देख ली हैं, 13 पॉइंट हमने लिख लिए हैं। 14वां पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, संविधान में दमित जातियों के अधिकारों को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कौमा मद्रास के सदस्य जी नागप्पा, कौमा मध्य प्रांत के श्री के.जे. खांडेलकर, ने आवाज उठाई। इससे हमने तीनों लोगों को कवर कर लिया है कि तीनों लोग संविधान सभा में दमित जातियों को लेकर आवाज उठा रहे थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये सब तो बात होगी अधिकारों की। अब राज्य की शक्तियां क्या होंगी, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे, इस बात को लेकर भी तीखी बहस हुई है। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। देखिए, उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा है, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। और ये बात सही भी थी। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते और तीसरी सूची के जो विषय हैं उनको केंद्र और राज्य दोनों की उनमें साझी हिस्सेदारी थी। जैसे यहाँ बताया गया है कि खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में, जो कि राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, इसमें गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेने का
अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ मामलों में जैसे आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में बांट दी गई, और अन्य मामलों में होने वाली जो आय है जैसे राज्य स्तरीय शुल्क है वो पूरी तरह व्यवस्था जो है राज्यों को सौंप दी गई। तो इस बात को लेकर भी कुछ लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। तो देखिए यहां पर 14वां पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। इसी में सब पॉइंट संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी। ए केंद्रीय सूची, यानी पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। बी इसमें दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते। सी सब पॉइंट इसी में तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। ये आपने 14 का पहला सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। इसी में 14 का सेकंड सब पॉइंट संविधान में, या फिर उसको 15वां पॉइंट कर लीजिए, संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। इसका पहला सब पॉइंट कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर ब्रैकेट में से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। इसका सेकंड सब पॉइंट कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई। इसका थर्ड सब पॉइंट अन्य मामलों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क ये पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। तो आपने राजकोषीय संघवाद के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी यहां पर देख लिए। अब देखिए ये सब प्रावधान जब रखे गए हैं, सेट किए गए हैं, इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों के सबसे शक्तिशाली हिमायत करने वाले व्यक्ति जो हैं ये मद्रास के सदस्य के संतनम हैं। इन्होंने कहा है कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है कि अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये गलतफहमी है इनके अकॉर्डिंग कि अगर केंद्र मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, देश की स्थिति कभी चरमराएगी नहीं। ये गलत बात है। इनका मानना यह था कि अगर केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होंगी तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ज्यादा जिम्मेदारी होने का मतलब यह है कि अपने दायित्वों का निर्वहन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, ऐसा इनका मानना था। जहां तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा, राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए थे। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को अगर आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता। इनका मानना यह था कि जो ये प्रावधान रखे गए हैं, इन प्रावधानों में राज्य की स्थिति बिल्कुल ऐसी बना दी गई है कि उन्हें किसी भी बात के लिए केंद्र के आगे बार बार हाथ फैलाना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तो देखिए के संतनम ने ही नहीं, ऐसी ही जो समस्याएं जो हैं दूसरे सदस्यों ने भी ऐसी ही राय, ऐसे ही मंतव्य प्रस्तुत किए हैं। तो यहां पर आप लोग 16वां पॉइंट यहां नोट डाउन कर लेना। इसमें आप लिखेंगे राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की।
उनका मानना था, इसी में सब पॉइंट, उनका मानना था कि अगर केंद्र के पास जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ये 16 का सब पॉइंट है, पहला सब पॉइंट। इसी में 16 का सेकंड सब पॉइंट, उनके अनुसार राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। तो देखिए, प्रांत के बहुत सारे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से ग्रस्त थे। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र एक दिन बिखर जाएगा। तो इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात की वकालत की कि केंद्र मजबूत बनाना आज हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी जो देश में चल रहा है, देश में दंगे फसाद जो चल रहे हैं, जो विभाजन के बाद जो हिंसा पनपी है, उस तरह की स्थिति भविष्य में कभी क्रिएट ना हो, उसके लिए जरूरी यह है कि केंद्र सरकार मजबूत होनी चाहिए। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। आम्बेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। सुनिए 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्द हैं। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था, उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। यानी लोगों के विचार यही थे कि केंद्र मजबूत होना चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा न पनप पाए। तो देखिए, यहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो विचार हैं उसे 17वां पॉइंट करके आप लिख लीजिए। इसमें आप लिखेंगे, अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। इसी में ही सेमीकोलन लगा के 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र, ये डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। इसके अलावा और भी सदस्य हैं जिन्होंने इस बात की वकालत की है। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। तो यहां पर आप लोग 18वां पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें आप लिखेंगे, संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र होना जरूरी है ताकि देश एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और विदेशी आक्रमण और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बंटवारे को देखा था, उसके दर्द को समझा था, तो वो लोग भी यही चाह रहे थे कि केंद्र जो है मजबूत बनाया जाए। तो बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। इनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। यानी अगर आप वर्तमान में भी संविधान को देखेंगे, उसमें राज्यों की तुलना में केंद्र मजबूत है। केंद्र के हाथ में इतनी शक्तियां हैं
कि वो राज्यों की शक्तियों को निलंबित करके उनको अपने हाथ में ले सकता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इसके बाद राष्ट्र की भाषा को लेकर एक बार फिर से संविधान सभा का माहौल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और इस मुद्दे पर कई महीने तक बहस हुई है, कई महीने तक तनातनी का माहौल रहा है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारा देश विविधता वाला देश था और विविधता वाले देश में यहाँ के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग, उनकी जो मातृभाषाएं थी वो भी अलग अलग थीं। ऐसे में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना अन्य भागों के लोगों के साथ अन्याय भी होगा, क्योंकि मान लीजिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए तो साउथ में रहने वाले जो लोग थे, तमिल, तेलुगु, मलयालम लोग जो थे, वो नाराज हो जाते। उन्हें लगता कि भाई हमारी भाषाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, हम पर कोई और भाषा थोपी जा रही है। फिर वो अलगाव की स्थिति भी दिखाते। यानी अगर मान लीजिए उत्तर भारतीयों पर तमिल या तेलुगु भाषा थोप दी जाए तो उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप नहीं करेंगे एक्सेप्ट। तो यही दिक्कत उनके साथ भी थी कि वो इसको कैसे एक्सेप्ट करें। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हैं? संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफी तनातनी पैदा हो गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ कहानी बताई गई है। यहाँ बताया गया है 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का भी यही मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक ऐसी साझी भाषा थी। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ मुगल शासन रहा, तो मुगल शासन के दौरान हिंदी फारसी भाषा के नज़दीक आती गई और ऐसे करके वहाँ पर एक उर्दू के रूप में एक नई शैली क्रिएट हुई है। और उस समय की जो हिंदी थी उसमें फारसी के भी कुछ शब्द आ गए थे, कुछ अरबी के भी शब्द आ गए थे और कुछ अन्य मुस्लिम देशों की भाषाओं के शब्द भी उसमें समाहित हो गए थे। तो ऐसे करके वो हिंदुस्तानी शैली बन गई थी और देश के विशाल हिस्से में हिंदुस्तानी शैली के रूप में ये भाषा बोली जाती थी। अब चूंकि देश आज़ाद हो गया है और देश की आज़ादी के फलस्वरूप देश का विभाजन हो गया है, तो विभाजन होने से पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया है। अब मान लीजिए हम लोग हिंदुस्तानी शैली को अपनाते तो भारत के जो कट्टर राष्ट्रवादी थे उनको इस बात से दिक्कत हो रही थी। उनको लग रहा था कि हिंदुस्तानी शैली जो है वो उर्दू मिश्रित शैली है और चूंकि उर्दू को पहले ही पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है तो ऐसे में उर्दू को तो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है, महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदू और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। ये महात्मा गांधी के विचार हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है, लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। तो लेकिन यहाँ पर बाद में हिंदुस्तानी के विचार को त्याग दिया गया है। पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उन्नीसवां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। इसी में सब पॉइंट, महात्मा गांधी का मानना था कि हिंदी और उर्दू के मिल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है
वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। यह 19 का सेकंड सब पॉइंट है। अब इसी में थर्ड सब पॉइंट भी आप लोग ऐड कर लेना, जिससे क्लियर हो जाए कि हिंदुस्तानी में दिक्कत क्या है। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। विराम। हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं उर्दू लगातार फारसी के नजदीक होती जा रही थी। ये 19 का थर्ड सब पॉइंट है। चूंकि संविधान सभा में हिंदी भाषी लोगों की संख्या ज्यादा थी, अर्थात उत्तर भारतीयों की संविधान सभा में संख्या जो थी ज्यादा थी, और ये लोग ये चाहते थे कि संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो हिंदी की हिमायत संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरबी धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते हैं, तो धुलेकर ने पलटकर जवाब दिया है, इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वे सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है। सदन में इनकी इतनी सी टिप्पणी ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया, और एंड में स्थिति ये बनी कि जवाहरलाल नेहरू को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा, नहीं तो सदन जो है शांत होता ही नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांत बहाल हुई। तो ये बताया गया है। तो 20वां पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे पहले। संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरबी धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए, यहां पर भाषा के सवाल को लेकर 3 साल तक बार बार हंगामा होता रहा है, कार्रवाइयों में बाधा डाली गई है कि कैसे राष्ट्र की भाषा डिसाइड हो। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राज्य की भाषा होगी, लेकिन इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, यह समिति की अनुशंसा थी। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा का मतलब राजकीय कामकाज की भाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। यानी जो संविधान की भाषा समिति थी, उसने यहां पर यह विकल्प निकाला कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानेंगे, बल्कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है यह राजकीय भाषा होगी। राजकीय का मतलब क्या है? जो राजकीय कामकाज होते हैं उनकी भाषा। चूंकि देश की संसद नॉर्थ इंडिया में स्थित थी, और नॉर्थ इंडिया में होने की वजह से वहां पर जो अधिकांश कर्मचारी थे वो हिंदी भाषा बोलने वाले थे। तो ऐसे में जरूरत ये थी कि वहां पर कामकाज की भाषा हिंदी हो, ताकि ये लोग आसानी से काम कर सकें। लेकिन विकल्प यहां पर यह रखा गया कि यहां पर अंग्रेजी भी चलती रहेगी, और अंग्रेजी आज़ादी के 15 साल तक ये चलती रहेगी। ये इन्होंने पेशकश की है। तो यहां पर वही चीज यहां पर बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग 21वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। इसी में सब पॉइंट, पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। ये किसका सब पॉइंट है? हालांकि बाद में भाषा समिति के सुझाव को मान लिया गया। तो यहां पर धुलेकर फिर नाराज हो गए हैं। धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। यानी ये साफ साफ यही चाहते थे कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा बने। राजभाषा का क्या मतलब है? तो इन्होंने अपना जो गुस्सा है वो भी व्यक्त किया है। तो देखिए, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो हमें जो लिखना था वो हमने लिख लिया है। बहुत सारे सदस्यों को लेकर के बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी हो रही थी, खास करके साउथ इंडियन लोग इनको पसंद ही नहीं कर रहे थे। वर्चस्व का भय। देखिए, दक्षिण भारत के कुछ कैंडिडेट हैं, उनको लगता था कि हिंदी को लागू किए जाने से ऐसा हो सकता है कि दक्षिण भारतीय लोगों को लगे कि हमारे ऊपर हिंदी भाषियों का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मद्रास की सदस्य हैं श्रीमती जी दुर्गाबाई, तो इन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाईं। देखिए, आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत को भी अपने संवादों से जोड़ने का प्रयास किया और इसके लिए इन्होंने अपने कुछ ऐसे अपने फॉलोअर तैयार किए जिनको इस काम पर लगाया कि आप लोग दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करें, जिससे कि वो लोग भी महात्मा गांधी के वक्तव्यों को सुन सकें, महात्मा गांधी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकें। तो इसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन संविधान सभा में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के दर्जा देने की बात चली है तो ये बात साउथ तक पहुंची है और साउथ में इस बात को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। यानी कि हिंदुस्तानी जो भाषा है उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तानी जो थी समावेशी भाषा थी। उसमें कुछ शब्द हिंदी के भी थे, कुछ वहाँ पर फारसी भाषा के शब्द भी लिए गए थे, कुछ वहाँ पर उर्दूनिष्ठ शब्द भी थे और हिंदुस्तानी भाषा को लगभग सभी प्रांतों के लोग समझते भी थे, मानते भी थे। अब हिंदुस्तानी को बदलकर हिंदी को अपनाया जा रहा था, इस बात का ये लोग विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर पहले दुर्गाबाई के जो शब्द हैं वो हम लिखेंगे। तो 22वां पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। इसी तरह से और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाए जाने के फेवर में नहीं थे, खास करके महाराष्ट्र के कुछ लोग। बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप यानी हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी तो सही है, हिंदुस्तानी कोई एक भाषा नहीं है, कई भाषाओं के मिलने से हिंदुस्तानी बनी है। उसमें कुछ स्थानीय भाषाओं के शब्दों को भी ऐड किया गया है, लेकिन चूंकि हिंदी जो है उत्तर भारतीयों की भाषा है, अगर आप उत्तर भारतीयों की भाषाओं को अपनाएंगे तो ऐसे में जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं वो भी यही कहेंगे कि हमारी जो मातृभाषा मराठी है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। तो ऐसे में जो महाराष्ट्र साइड के कैंडिडेट हैं उनके साथ यही दिक्कत है, वो लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका मानना यह है कि हिंदुस्तान ही बेटर है, हिंदी नहीं चलेगी। मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने इन्होंने कहा है कि जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीजें थोपने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तो ये इन्होंने अपने शब्द कहे हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। हमने यह समझने का प्रयास किया था कि कैसे संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी बहस हुई, गर्मा गर्मी बनी, लेकिन अंत में निष्कर्ष या अंत में उसका समाधान निकाल लिया गया कि कैसे लोगों के बीच एकता स्थापित की जाएगी, कैसे समायोजन किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं संविधान के केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी और यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने की थी, जो कि हम आज वर्तमान में देखते भी हैं। इसके अलावा हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल।
यानी हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को मानने वाला हम कॉन्सेप्ट रखेंगे, इसलिए हमारे संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। और ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17। तो राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। तो ऐसे करके ये सब जो प्रावधान किए गए हैं, इनसे हमारा देश एक हो सका है, विभिन्न समुदाय जो है समायोजित हो सके हैं, और वर्तमान में हमारा भारत जो है फिर से उठ खड़ा हो सका है। तो यहाँ पर आपका इसी के साथ आपका पार्ट 2 जो है समाप्त होता है, और पार्ट 2 की समाप्ति के साथ ही आपकी जो ये बुक थी ये भी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपको आपकी क्लास 12 की जो पुस्तक है इससे संबंधित आपको MCQ की जो सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए होंगे। देखिए, मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, जिन लोगों ने आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हों और जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो वो कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ये नोट्स चाहिए। तो जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं, उनकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो वो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उनसे ये नोट्स ले सकूं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।